गलतफहमी। क्या सोच रहे हैं? बहू की मुंह दिखाई कीजिए ना। कब से बेचारी आंखें बंद किए बैठी है। कमलकांत हाथ में कंगन का जोड़ा थामे स्तब्ध खड़े रह गए। ज्यादा देर खड़े होना भी मानो मुश्किल लग रहा था। मुझे चक्कर आ रहा है, कहते हुए उन्होंने दीवार का सहारा ले लिया और तेजी से हॉल से बाहर निकल गए। अपने कमरे में आकर वे धम से कुर्सी पर आकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे मीलों दौड़कर आए हों। पीछे पीछे नंदा भी दौड़ी आई। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। आप आराम करें। लगता है शादी का गरिष्ठ भोजन और नींद की कमी आपको तकलीफ दे गई। मुझे अकेला ही रहने दो, किसी को यहाँ मत आने देना। हाँ हाँ, मैं बाहर बोलकर आती हूँ। वह जाते जाते बोली। नहीं नंदा, तुम भी नहीं। कमलकांत एकांत में अपने मन की व्यथा का मंथन करना चाहते थे। जो स्थिति एकदम से सामने आ गई थी, उसे जीवन पर्यंत कैसे निभा पाएंगे, इसी पर विचार करना चाहते थे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि उसे भी रुकने से मना कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर पंखा तेज कर वह बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। नंदा दो तीन बारी आकर झांक गई थी। कमलकांत आंखें बंद किए लेटे रहे। एक बार बेटा देवू भी आकर झांक गया, लेकिन उन्हें चैन से सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गया। कमलकांत सो कहाँ रहे थे, वे तो जानबूझकर बेटे को देखकर सोने का नाटक कर रहे थे। नंदा आई, उन्हें निहार कर और सोफे पर सोता देख भी स्वयं भी कुशन उठाकर सिर के नीचे लगा कालीन पर ही लुढ़क गई। देबू ने कई बार डॉक्टर बुलाने के लिए कहा था, पर कमलकांत होठ सिए बैठे थे। कमलकांत को जब पक्का यकीन हो गया कि नंदा सो गई है, तो उन्होंने आंखें खोल दी। रात के इस पहर यदि कोई जाग रहा होगा तो देबू, उसकी पत्नी या वह स्वयं। उन्होंने बेबसी से अपने होठों को भींच लिया। काश उन्होंने स्वाति को पहले ही देख लिया होता। काश वह जर्मनी गए ही न होते। उनके बेटे के गले लगने वाली स्वाति न जाने कितनों के गले लग चुकी होगी। कैसे बताए वह देबू और नंदा से कि जिसे वह गृह स्वामिनी बनाकर लाए हैं, वे किकर बनने के योग्य भी नहीं है। वह एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में दूर बिजली की झिलमिल में उन्हें एक वर्ष पूर्व की घटना याद हो आई। वो पिछले अतीत में लुढ़क गए। कमलकांत का ऊन का व्यापार था, इसमें काफी नाम व पैसा कमाया था उन्होंने। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी व्यसनों से दूर कमलकांत ने जो व्यापार से पैसा कमाया, वह घर परिवार व खर्च किया। पत्नी नंदा व पुत्र देवू के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। एक साल पहले उन्हें व्यापार के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा था। वे एक अच्छे होटल में ठहरे थे। वहां चेन्नई की एक पार्टी से उनकी मुलाकात होनी थी। नियत समय पर वे शाम 7 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। लिफ्ट से जाकर उन्होंने होटल के कमरा नंबर 305 के दरवाजे पर ज्यों ही हाथ रखा था, फिर जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक झटके से दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उस लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। उस लड़की की तरफ वो आकर्षित हुए। कंधे पर थैला टांगे आकर्षक वस्त्रों में घबराई हुई सी वह युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा वापस लौट जाएं, पता नहीं अंदर क्या चल रहा हो। तभी सामने मिस्टर रंगनाथन, जो चेन्नई से आए थे, दिख गए तो वापस लौटना मुश्किल हो गया। आइए कमलकांत जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। कैसे रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी। पर मिस्टर नाथन, मैं वह लड़की, ओह वे उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे, मुस्कुराकर बोले। ये तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई कमलकांत, हम ऊपरी कमाई वाला पैसा दो ही चीजों पर खर्च करते हैं, बीवी के जेवरों पर और ऐसी लड़कियों पर। रंगनाथन जोर से हंस पड़े। कमलकांत जी का जी खराब हो गया। लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। लाखों के नुकसान की बात न होती, शायद वे वापस लौट जाते। लेकिन बातचीत के बीच वह लड़की उनके जहन से एक सेकंड को भी न उतरी। क्या मजबूरी थी उसकी? क्यों इस धंधे में लगी है? इतने अनाड़ी तो वे न थे, जानते थे। पैसे देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो सकता है। उस वक्त वे उस लड़की की आंखों का पनीलापन भी भूल गए थे। याद था सिर्फ इतना कि वह एक बुरी लड़की है। जालंधर लौटकर वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ माह बीत गए। तभी उन्हें 3 माह के लिए जर्मनी जाना पड़ गया। तब वे जर्मनी में थे। देवू का रिश्ता तभी पत्नी ने तय कर दिया था। उनके लौटने के 2 दिन के बाद ही शादी की तारीख पड़ी थी। जर्मनी से बहू के लिए वे कीमती उपहार भी लाए थे। आने पर नंदा ने कहा था, यशोदा को तो तुम जानते हो। हाँ भाई, तुम्ही ने तो बताया था। जो मुंबई में रहती है उसी की बेटी स्वाति है ना? हाँ, नंदा बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम इनकार न कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को। पगली, उसकी बात काटकर कमलकांत ने कहा,
इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। यशोदा मेरी बचपन की सहेली थी। शादी के बाद पति के साथ मुंबई चली गई थी। 10 वर्ष हुए दिवाकर को गुजरे, तब से बेटी स्वाति नहीं नौकरी करके परिवार को चलाया है। सुनो, उसका एक छोटा भाई भी है जो इस वर्ष इंजीनियरिंग में चुन लिया गया है। मैंने यशोदा से कह दिया कि बेटे की पढ़ाई के खर्च की चिंता ना करे। वह हम जिम्मेदारी प्यार से उठाना चाहते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? नंदा, यह घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा। वे हंसकर बोले थे। पर बहू की फोटो तो देख लो। अब कितने दिन बचे हैं? इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखूंगा। हाँ, अपना देबू तो खुश है ना? एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है? शादी के दौरान भी स्वाति को ठीक से न देख पाए थे। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाता, आधे रास्ते से ही फिर कोई खींच ले जाता। बहू की माथा ढकाई पर वह घूंघट में थी। काश उसी समय उन्होंने फोटो देख ली होती। सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जब नाश्ते के समय भी वे बाहर नहीं निकले तो देवू डॉक्टर को बुला लाया। उसने चेकअप के बाद बताया, कुछ तनाव है, लगता है सोई भी नहीं है। वह दवा दीजिए और इन्हें नींद आनी जरूरी है। दिन घर भर परेशान था। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया जो वे एकदम से बीमार पड़ गई? बहू ने आकर उनके पांव छुए और थोड़ी देर वहां खड़ी रही, लेकिन वे आंखें बंद किए पड़े रहे। बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना, उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। कमलकांत जी का जी चाहा इस लड़की को फौरन घर से निकाल दे। यदि यह सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी तो भला वे कैसे जी पाएंगे? क्या उनका दम नहीं घुट जाएगा? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें यह एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनभिज्ञ नंदा और देवू कितने खुश हैं। वे समझ रहे हैं कि स्वाति के रूप में घर में खुशियां आ गई हैं। अजीब कसमकस है जो उन्हें न तो जीने दे रही है और न मरने। दूसरे दिन जब उन्होंने पत्नी से किसी पहाड़ी जगह चलने की बात कही तो वे हंस दी। सठिया गई हो क्या? विवाह हुआ है बेटे का, हनीमून मनाने हम चले, लोग क्या कहेंगे? तो बेटे बहू को भेज दो। उनका तो आरक्षण था। पर बहू ही तैयार नहीं हुई कि पिताजी अस्वस्थ हैं, हम अभी नहीं जाएंगे। वे चिढ़ गए। शराफत पर शालीनता का अच्छा नाटक कर रही है वह लड़की। जी हल्का करने के लिए वे फैक्ट्री चले गए। वहां सभी उनका हाल लेने के लिए आतुर थे, लेकिन इतने लोगों के बीच भी वे सहज नहीं हो पाए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, न कोई फाइल खोल कर देखी, न किसी से बात की। जिसने जो पूछा हाँ हूँ में उत्तर दे दिया। धीरे धीरे कमलकांत शिथिल होते गए। कारोबार बेटे ने संभाल लिया था। नंदा समझ रही थी, जर्मनी में पति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसने उन्हें तनाव से भर दिया है। 10 माह गुजर गए। स्वाति के पांव उन दिनों भारी थे। अचानक काम के सिलसिले में मुंबई जाने की बात आई तो देवपुर ने जाने की तैयारी कर ली, पर कमलकांत ने उसे मना कर दिया। मुंबई के नाम से एक दबी चिंगारी फिर भड़क उठी। इतने दिनों बाद भी वह उनके मन से नहीं निकल पाई थी। मन में मंथन अभी भी चालू था। मुंबई जाकर वे एक बार स्वाति के विषय में पता करना चाहते थे। वह प्रमाणित करना होगा कि स्वाति की गुजरी जिंदगी गंदी थी, बलात्कार की शिकार या मजबूरी में इस कार्य में लगी युवती को चाहे वो एक बार अपना लेते, पर स्वेच्छा से इस कार्य में लगी युवती को वे माफ करने को तैयार नहीं थे। एक बार यदि प्रमाण मिल जाए तो वे बेटे का उससे तलाक करवा देंगे। क्यों नहीं? मुंबई जाकर यह बात पता करने का विचार उन्हें पहले आया। चुपचाप शादी की एल्बम से स्वाति की एक फोटो निकालकर उन्होंने मुंबई जाने का विचार बना लिया। घर में पता चला कि कमलकांत मुंबई जा रहे हैं तो स्वाति ने डरते सहमते एक पत्र उन्हें पकड़ा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइएगा, माँ आपसे मिलकर खुश होंगी, कहकर उन्होंने पत्र ले लिया। स्वाति के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी कुछ टोल लेने के लिए खातिर उसके घर पहुंच गए। बहू यहाँ वहाँ काम करती थी। वे शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। होराइजन होटल में चाचा जी, स्वाति के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि स्वाति होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी, इज्जतदार होटल है, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, फिर आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है? कमलकांत को लगा समधिन गोल मोल जवाब दे रही हैं कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी थी। होटल होराइजन के स्वागत कक्ष में पहुंचकर उन्होंने स्वाति की फोटो दिखाकर पूछा, मुझे इन मैडम से काम न था, क्या आप इनसे मुझे मिला सकती हैं? मैं यहाँ नई आई हूँ, पता करती हूँ, कहकर स्वागत कर्मी महिला ने एक बूढ़े वेटर को बुलाकर पूछा। फिर कमलकांत की तरफ इशारा किया। वह वेटर उनके पास आया, फिर
आश्चर्य से बोला, आप स्वाति जी के रिश्तेदार हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं, मैं उनके रिश्तेदार नहीं हूँ, मित्र हूँ। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था। आश्चर्य है, स्वाति बिटिया का तो कोई मित्र ही नहीं था। फिर आपसे सामान मंगवाना तो बिल्कुल गले नहीं उतरता। कमलकांत को समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वेटर कहता रहा, वे यहाँ रूम इंचार्ज थी, सारा स्टाफ उनकी इज्जत करता था। तभी कमलकांत की आंखों के सामने होटल का वह दृश्य घूम गया, जब इसी होटल में उनके चेन्नई के मित्र ठहरे थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक बात पहुंच ही गए हैं तो मंजिल का पूरा पता कर ही लें। शाम को चेन्नई फोन मिलाया, व्यापार की कुछ बातें की। पता चला 2 दिनों के बाद ही चेन्नई की पार्टी मुंबई आने वाली है, तो वे भी रुक गए। सब कुछ मानो चलचित्र घटित हो रहा था। कभी कमलकांत सोचते पीछे हट जाएं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे थे वे। इसमें करारी मात भी मिल सकती है, फिर क्या वे उसे पचा पाएंगे? पर इतने आगे बढ़ने के बाद बाजी कैसे फेंक दे? रात में चेन्नई से आए मित्र के साथ उसके कमरे में बैठकर इधर उधर की बातों के बीच वे मुख्य मुद्दे पर आ गए। रंगनाथन, एक बात बता, ये लड़कियां कैसे मिलती हैं? रंगनाथन ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वह शौक भी जताया तो इस उम्र में? भाई, हमने तो यह सब छोड़ दिया। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? इस होटल में इन चीजों के लिए नहीं है। यहाँ इस पर सख्त पाबंदी है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था। रंगनाथन कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक चौंक कर बोला, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, वही उसकी बात, लपक कर कमलकांत बोले। उनकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जीवन के किसी बहुत बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला हो। मुझे याद है, वह लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने उसे जब स्वागत कक्ष में देखा तभी मेरी नीयत खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में लड़की बुलवा लिया करता था। उस दिन हाँ, बाथरूम का नल टपक रहा था। उसने मिस्त्री को भेजा दोबारा। फिर जब मैंने शिकायत तनिक ऊंचे लहजे में की तो वह खुद चली आई। उस समय वह घर जा रही थी, इसलिए होटल के वस्त्रों में नहीं थी, इस कारण और आकर्षक लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की गड्डी उसके हाथ पर रखी, लेकिन वह मेरा हाथ झटककर तेजी से बाहर निकल गई। यह बात मुझे इस कारण भी याद है कि कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखें आंसुओं में डूबी थीं। ऐसा हादसा हमारे साथ कम हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज्यादा उत्तेजना मैं सहन नहीं कर पाता। 6 माह पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफी रास आता है। रंगनाथन बोलते जा रहे थे। उधर कमलकांत को लग रहा था कि वे हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे। अब वे स्वाति की ओर से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और बोले, मेरी एक गलतफहमी की वजह से मेरे बहू बेटे का घर उजड़ सकता था। भगवान, लाख लाख धन्यवाद आपका। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।